जॉगिंग से आने के बाद वो नहाकर निकला तो चाहत बराक को भी तैयार कर चुकी थी और खुद भी पूरी तरह तैयार थी नीचे नाश्ते की मेज़ पर जाने के लिए। एक नज़र उसे देखता वो टावल से बाल सुखाता, वार्डरोब की तरफ आया और सफ़ेद कहद्दर की शलवार कमीज़ निकाल कर उसका जायज़ा लेता। वो मुड़ा तो चाहत ने सटपटा कर नज़रें फेर लीं और बराक के साथ बातों में लग गई। यारम ड्रेसिंग रूम से चेंज किए बाहर आया और शानों पे शाल फैलाई। यकीनन वो नाश्ते के बाद मर्दान खाने में जाने का इरादा रखता था। 2-3 दिनों से इन दोनों में बोलचाल बंद थी। चाहत में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रही थी, जबकि यारम बलोह भी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किए हुए था। वो ऐसे बेहियो कर रहा था जैसे उसके और बराक के अलावा इस कमरे में कोई तीसरा फर्द मौजूद ही न हो। चाहत की नीली आंखें यारम बलूह के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो उससे नाराज़ था और उसे इस बात का बहुत अफसोस था। उसकी नज़रें उसके संजीदा चेहरे से होती हुई उसके बाएं हाथ पर गई, जिसकी कलाई पर बंधी घड़ी बहुत जच रही थी। कमीज़ के बटन लगाता वो आईने के सामने कहड़ा खूद का जायज़ा ले रहा था। आंखें सोच में डूबी हुई थीं। वो परफ्यूम की बोतल उठाए खुद पे सिपरे किए पलटा। बराक बेटा कातिलों को इतने गौर से नहीं देखा करते। कहीं इन पे दिल आ गया और मोहब्बत हो गई तो बहुत मुश्किल होगी। इस नज़रों की तपिश से महफूज होता। वो बराक की तरफ देख कर बोला, मोहब्बत नहीं डायरेक्ट इश्क हो चुका है। अपने एहसासात पर काबू न पाकर वो उसकी तरफ देखकर बिला इख्तियार बोली। इसके लहजे में यकीन था। इसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं खुशफहमियों में जीने वाला इंसान नहीं रहा। तुम भी मेरी ज़िंदगी में अपना वही मकाम हासिल करने की खुशफहमियाँ पालना छोड़ दो। तंजिया कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देखते हैं मेरी खुशफहमियाँ जीतती हैं या आपकी बेएतनाई। उसका चैलेंजिंग लहजा कमरे से बाहर निकलते ही उसकी समाअत से टकराया। फिर भी वो सर झटकता सीढ़ियाँ उतर गया। आ जाओ बुरो। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो आदम बेड पर लीप टाप लिए बैठा। अपने लिए कोई जाब ढूंढने में मसरूफ़ था। अब अगर चाहत यहीं पाकिस्तान में थी तो इसने भी पाकिस्तान में ही रहने का फ़ैसला कर लिया था। हाँ आओ प्रिंसेस, यहाँ बैठो। लीप टाप एक तरफ रखता वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। चाहत उसके पास आकर बेड पे बैठ गई। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम यारम के साथ खुश तो हो? चाहत ने सवालिया नज़रों से देखा तो आदम ने बिना लगे लिपटे सीधे सीधे यारम बलू और उसके रिश्ते की हकीकत जानने के लिए बात कर दी। बुरो वो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। चाहत ने भी साफ साफ बता दिया था। इसका भाई ही तो था जिससे वो बेधड़क अपने दिल की हर बात कर लेती थी। अब वो अपने सामने बैठे आदम के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि इसकी बात सुनकर इसके भाई का क्या रद्द अमल होगा। क्या वह उसे यारम के साथ देखकर खुश नहीं था? अच्छा तुम वाकई खुश हो ना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों में कोई मसला है। बुरो छोटी छोटी बातें तो हर मियाँ बीवी में हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से नाखुश हों। मेरी बहन तो बहुत समझदार हो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मम्मी ने सिखाई हैं सब बातें। वो उसे जरिश बलूह के बारे में बताने लगी, मगर वो उम्र में तुमसे बड़ा है काफ़ी। आदम ने जानबूझकर उसके ख्यालात जानने के लिए कमज़ोर सा जवाब पेश किया। ज़्यादा तो नहीं है बुरो। मम्मी कहती हैं कि शौहर को मैच्योर होना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जहनी हम आहंगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहत की मासूमियत पर आदम खुलकर मुस्कुराया, लेकिन फिर संजीदा हो गया और उसको देखने लगा। क्यों आपको वो अच्छे नहीं लगे? अच्छा है, बस थोड़ा मगरूर सा लगा। आदम ने जो बात महसूस की वो इसने बिला झिझक कह दी। अगर मेरी बहन को इससे मसला है तो किसी की जुर्अत नहीं है कि वो आदम की बहन के साथ कुछ गलत कर सके। लेकिन अगर मेरी बहन इसके साथ खुश है तो अपनी बहन की खुशी में मैं भी खुश हूँ। बुरो अब आप मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। सिली गर्ल शादी के बाद सब लड़कियाँ अपने घर रहती हैं ना, कि भाई के घर अब तुम शादीशुदा हो तो यहीं अपने शौहर के घर रहो। मगर ब्रो आप भी यहीं रहिए ना प्लीज़। चाह बच्चे भाई बहनों के घर रहते अच्छे नहीं लगते। मैं जाब ढूंढ रहा हूँ। तुमसे दूर तो मैं खुद भी नहीं रह सकता। यहीं पाकिस्तान में रहने का सोच लिया है। तुम्हारे करीब ही रहूँगा। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा ताकि बा आसानी तुमसे मिलने के लिए आ सकूँ। सच्ची बुरो, वो खुशी से चहक कर बोली।
आदम ने इस बात में सर हिलाया। ब्रो, आप भी शादी कर लें, कितना मज़ा आएगा। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। मगर ब्रो, आप भी यहीं रहिए ना प्लीज़। 4 बच्चे भाई बहनों के घर रहते अच्छे नहीं लगते। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तुमसे दूर तो मैं खुद भी नहीं रह सकता। यहीं पाकिस्तान में रहने का सोच लिया है। तुम्हारे करीब ही रहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ताकि आसानी तुमसे मिलने के लिए। आस्कों, सच्ची ब्रो, वो खुशी से चहक कर बोली। आदम ने इस बात में सर हिलाया। ब्रो, आप भी शादी कर लें, कितना मज़ा आएगा। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। अकेला रहकर थक गया हूँ। अब जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में कोई रंग भरने वाली हस्ती लाना चाहता हूँ, तो फिर ढूंढ ली कोई। चाहत ने आलमी इश्तियाक से इसकी तरफ देखते हुए इस्तिफसार किया। हम समझो ढूंढ ली। वो मुबहम सा मुस्कराया। किया वाकई ढूंढ भी ली, वो हैरत ज़दा आवाज़ में बोली। बुरो, वहीं अमेरिका में है कोई? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में हैं। वो कौन? वो ना समझी से बोली। तुम जानती हो उसे। बताएं भी बुरो कौन है? जिसे मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं बताऊँगा। तो किसको बताऊँगा? चलो इतनी हिंट देता हूँ। अभी इसी घर में ही है वो। इस घर में। चाहत ने अपने जहन पे जोर डाला। सस्सी नहीं, हादिया नहीं, मैं मम्मी और अमीना। बिहियो किया अमीना? वो झिझकते हुए पूछने लगी। वाह बुरो, आदम के मुस्करा कर इस बात में सर हिलाने पे वो इसके शाने के साथ लगी। आपने इससे बात की? कुछ देर बाद वो सर उठा कर बोली। आज करूँगा। वैसे भी मैं चाहता था कि पहले जॉब मिल जाए, फिर जरिश फफू से कहकर अमीना के घर रिश्ता भेजूँगा। अभी देखो, वो मुहतरमा भी मानती हैं या नहीं। जब भी देखो मुझे देखकर यूँ गायब हो जाती है, जैसे कोई जिन देख लिया हो। वो ख्याल में इसका चेहरा सोचकर मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे ही जिन, इतने हैंडसम तो हैं मेरे बुरो। चाहत मुना बसूर कर बोली। तो आदम खुलकर हंसने लगा। सुबह से रात हो चुकी थी। वो बराक को सुलाकर चहल कदमी की गरज से कमरे से बाहर निकल आई। सुबह होने वाली बदमज़गी के बाद से वो अभी तक हवेली वापस नहीं आया था। न जाने इसने सारा दिन कहाँ गुजारा था। सीढ़ियाँ उतर कर अब वो बाहर लान की तरफ आ रही थी। इसका जहन अब भी यारम बलूह में उलझा हुआ था। वो इस शख्स को समझने से अब भी कासिर थी, जबकि इन दोनों के बीच अब एक अटूट बंधन था। हवेली में पूरी तरह खामोशी का राज था। सिर्फ किचन से शाजिया की बाकी मुलाजमीन के साथ बोलने और काम करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो धीरे चलती कयारियों की तरफ आ गई, जहाँ रात के इस पहर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसे हवेली का ये हिस्सा बहुत पसंद था। यहाँ आकर इसके दिल को सुकून मिलता था। कुदरती हवा इसकी उलझनों को उड़ा ले जाती थी। इसका दिल करता कि पूरा दिन पूरी रात वो इसी जगह पर बैठकर गुजार दे, नंगे पांव गीली घास पर धीरे चलती रास्ते में आने वाले हर पुहल को देख रही थी। मगर जरिश बलूच ने इसके रात के वक्त पुहलों को तोड़ने से मना किया था। हवेली के लान में बीचों बीच लगे फवारे के किनारे पर बैठकर पानी में अपना हाथ डालकर वो इस छोटे से तालाब में तैरती हुई बतखों को देख रही थी। वो इस मंजर, इस माहौल में इतना महवा हो गई थी कि आसपास की कोई खबर ही न रही। तभी सामने से यारम बलूच पराडू में से निकलकर इसी तरफ आया तो वो चौंक कर उठी और इसकी तरफ उजलत से बढ़ी। जर्द रंग का सादा सा मगर प्यारा सूट पहने, दुपट्टा सर पर, सलीके से ओढ़े, गोरा शफाफ व शादाब चेहरा, गुलाबी होंठ और इसकी नाक में जो मोती की नोज पिन थी। कुछ दिनों पहले ही जरिश बलूच ने इसका नाक छिदवा कर उसे वो नोज पिन लेकर दी थी। यारम बलूच को इसके चेहरे पे ये तब्दीली बहुत प्यारी लगी थी। इस नोज पिन से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया था। मेरी बात तो सुनी। चाहत ने आगे बढ़कर दोनों बाहें फैलाते हुए इसका रास्ता रोका। क्या मसला है? वो पेशानी पे शिकनों का जाल बिछाकर कटीली नज़रों से उसे देखते हुए करख्त आवाज़ में बोला। आप मुझसे नाराज़ हैं? वो इंगलियां मरोड़ते हुए सर झुकाए बोली। कातिलों को कहाँ हक होता है नाराज़ होने का, वो भी आप जैसे आली हसब नसब रखने वालों के सामने। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज से हंसा चाहत को। इसके लबो लहजे में तंज का उनसुर नुमायां लगा। चाहत ने सर उठाकर देखा। इसका चेहरा सुर्खी माइल दिखाई दे रहा था। इसने हाथ बढ़ा कर यारम के बियर्ड वाले गाल पे रखा तो उसे हिद्दत का अंदाज़ा हुआ। कहीं आपको सर्दी से बुखार तो नहीं हो गया? चाहत ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं तो लोहे से बना हूँ ना। मेरा दिल दुखता है किसी के रवैये से ना एहसास होता है। मुझे कैसे सर्दी लगेगी या बुखार होगा? मैं कौन सा इंसान हूँ? वो लम्हा बह लम्हा इस पर तंज के तीर उछाल रहा था। चाहत तो बेज़बान होकर रह गई थी।
कोई भी जवाब नहीं बन पा रहा था इससे। काफ़ी दिनों से आपको टच करके नहीं देखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोहे के हैं या नहीं? यारम बलूह ने इसको गुस्से से घूरा, जिसकी आंखों में इस वक्त शरारत नाच रही थी। कातिल को टच करेंगी तो आप भी गुनहगार हो जाएंगी। आपके लिए यही बेहतर है मुझसे दूर रहिए। अब मुझे किसी को टच करने या करवाने का शौक नहीं रहा। वो कांटदार निगाहों से उसे देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। चाहत ने इसके बर्फीले रवैये को नज़रअंदाज करते हुए कहंगती आवाज़ में कहा, पीछे हटिए मेरे सामने से। इसका बाजू झटकते वो गुस्से से बोला, हट रही हो मेरे सामने से या नहीं? नहीं। लहजा ज़िद्दी था। अगर आप यहाँ मुझे अकेला छोड़ कर गए तो मैं चीखूंगी। इसने धमकी दी। मेरी तरफ से इजाज़त है। वो जैसे इसका ज़र्फ़ आज़मा रहा था। आपको कोई काम है मुझसे तो बताइए, यूँ मेरा दिमाग मत ख़राब कीजिए। खुद पर जब्त करके वो इस बार तहम्मुल से बोला, जी। वो इसकी तरफ देखकर बोली, किया काम है। वो जैसे हमातन गोश हुआ, मोहब्बत करनी है आपसे। इसके शरारती लहजे पर यारम ने अपनी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों से उसे घूर कर देखा। मोहब्बत इश्क सब कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। जब महबूब एतबार करने के वक्त पत्थर के बन जाएं तो मुहिब का दिल भी अपने महबूब से उठ जाता है। वो जाने के लिए बढ़ा तो वो दोबारा इसके सामने रास्ता रोके खड़ी थी। हटा लें अगर हटा सकते हैं तो। वो समझ रही थी कि उसे मनाना बहुत आसान हदफ होगा। मेरी ज़िंदगी से तो इसी रात हट चुकी हो, तुम्हें रास्ते से हटाना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। वो इसके दोनों बाजुओं को कलाइयों से पकड़कर पुष्ट पर करके उसे खुद से करीब किए बर्फीले तस्तुरात सजाए बोला। चाहत के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। अब आपका दिल नहीं करता मुझसे मोहब्बत करने का? चाहत ने इसकी आंखों में आंखें डालकर मीठे लहजे में पूछा। इतना खुलेआम रोमांस इस हवेली में, ये तो शहर से भी ज़्यादा एडवांस काम है, क्यों वहाज? इससे पहले कि वो इसके दिलकश अंदाज पे अपना जब्त खो बैठता, अकब से आने वाली आवाज़ पे दोनों ने पलटकर देखा तो डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर वहाज के साथ एक और लड़की भी थी। वो तीनों एक साथ अंदर दाखिल हुए मुस्कुराते हुए। इन्हें देखकर बोल रहे थे, भाभी जी ऐसी डिमांड्स कमरे में करते हैं। वहाज शरारत आमीज़ अंदाज में बोला, शट अप यार, बहुत ही फजूल बोलते हो। यारम ने उसे मुड़कर घूरते हुए कहा, शुक्रिया, मुझे बखूबी इल्म है अपनी इस खूबी का। इसकी ढिठाई पर ज़ारा ने अपनी हंसी का गला घूंटा। हंस लो, कोई टेक्स नहीं लगता है। हंसने पे सारे रास्ते तो तुम्हारा ऐसा मुना बना था जैसे तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। यहाँ आते ही यारम को देखकर कैसे दानत निकल रहे हैं तुम्हारे। वहाज ने गर्दन तिरछी करके इसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहा तो ज़ारा खुलकर हंसने लगी। यारम मेरा दोस्त है, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, मिलकर खुशी ही होगी ना। तुम क्यों हसद से लाल पीले हो रहे हो? वो कहंगती हुई आवाज़ में बोली। और फिर हेलो यारम। डॉक्टर ज़ारा ने अपना नाजुक सा हाथ बढ़ाया, जिसे यारम बलोह ने अपने मजबूत हाथ में दबा कर छोड़ा। चाहत ने यह मंजर जलती हुई आंखों से देखा न जाने। उसे क्यों जलन महसूस हुई यारम का डॉक्टर ज़ारा से इतनी खुश दिली से मिलना। इसके तन बदन में आग सा लगा गया। कैसे आना हुआ तुम लोगों का? यारम ने मोड बदलते पूछा। कहते हो तो अभी यहीं से वापस निकल लेते हैं। हद है यार, इतना लंबा सफ़र करके तुम्हें सरप्राइज़ देने के चक्कर में यहाँ आए हैं और मौसूफ पूछ रहे हैं खैर से आए हो? वहाज शरारत से बोला, बकवास करना तेरा ख़ानदानी मसला लगता है। यारम डॉक्टर वहाज के शाने पे मुक्का मारकर बोला। और हमेशा सड़ा रहना तेरा। वहाज भी कहाँ बाज आने वाला था। वो भी दूबदू बोला, आओ बाकी बातें अंदर चल कर करते हैं। यारम बलूह इन तीनों को अपने साथ अंदर लेकर आया तो चाहत भी इनके पीछे पीछे अंदर आ गई। तुमने दूध नहीं पिया ना सस्सी? आतिश को यकदम याद आया तो वो कंफर्टर हटाए बोला और उठकर बैठ गया। मेरा दिल नहीं कर रहा था। सस्सी मुना फुला कर बोली, दूध का दिल से कोई लीना दीना नहीं, इसने दवाई समझकर पी लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। सस्सी ने उसे रोकना चाहा। नहीं तुम रुको, मैं ले आता हूँ। कहते ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सस्सी की नज़र साइड टेबल पर मौजूद खाली जगह पे पड़ी और आज तो पानी रखना भी भूल गई। सुनिए, इस जग में पानी भी लेते आइएगा। इसने आतिश को पीछे से हांक लगाई, मगर वो इतनी देर में सीढ़ियाँ उतर चुका था, तभी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाया।
आज जैसे ही लाउंज में पहुंचा, अरे आतिश, ये तुम्हारा घर है। हेलो, कैसे हो तुम? सारा बिना हिचकिचाहट इसकी तरफ बढ़ी और इसके गले लग गई। हेलो। आतिश ने 2 कदम पीछे लिए और उसे फूरन से बेशतर खुद से अलग किया। मगर सस्सी, जो टीरस में खाली जगह लिए खड़ी थी, ये मंजर देखकर इसकी भूरी आंखों में आंसू बहर आए और वो गुस्से से वापस पलट गई, जबकि सारा के चेहरे पे सस्सी के यूं गुस्से से पलटकर जाने पे शैतानी मुस्कुराहट फैली। तुम जानते हो सारा को? यारम बलूच, जो वहाज के साथ सूफे पे बैठा था, इसने आतिश बलूह से पूछा। जी भाई, यूनिवर्सिटी फेलो थी, वो रूखे लहजे में बोला। सारा डॉक्टर ज़ारा की छोटी बहन है। बाकी की तफसील यारम ने उसे बताई। जी, वो फ़कत इतना ही बोला और किचन की तरफ बढ़ गया। कहानी का इंतज़ाम करवाऊं? यारम ने आदाब मेज़बानी निभाने की गरज से पूछा। नहीं यारम, कहानी की बिल्कुल भी तमन्ना नहीं। रास्ते में वहाज ने बहुत कुछ खिलाया है, अब बस रेस्ट करेंगे। बाकी के मुआमलात कल तय करेंगे। डॉक्टर ज़ारा जो जो मुस्कराते हुए यारम से मुखातिब होती, चाहत के तन बदन में आग लग जाती। वो गुस्से से बहरी खड़ी थी। सुबह ही मासा ने ऊपर के 2 कमरे ठीक करवाए थे, वहीं इनके सोने का इंतज़ाम करो। यारम बलूह सिपाट अंदाज में बोला तो चाहत कड़े तीवरों से इसको घूरते हुए पांव पटक कर ऊपर की तरफ बढ़ गई। ऐसे क्यों बैठी हो? चाहत किया हुआ तुम कुछ परेशान हो? सस्सी और हादिया ने बहुत गौर से इसके चेहरे की तरफ देखकर कहा। नहीं, मैं तो नहीं परेशान, इसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इसकी हंसी ने इसका साथ नहीं दिया था। चाहत, हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि तुम उदास हो और परेशान भी। यारम जीटसा से कोई झगड़ा हुआ है किया तुम्हारा? वो तो मुझसे बात ही नहीं करते, तो इनसे झगड़ा किया होना। बस वो नाराज़ हैं मुझसे। इस रात मैंने इन्हें नाराज़ कर दिया था। इस रात किया काफ़ी बार किया है और इस बात को भी काफ़ी दिन हो गए हैं। वो पता नहीं किस ख्याल में थी और सब कुछ बोलती गई। ये किया कह रही हो तुम चाहत, वो दोनों ही परेशान हो गईं। मैं ठीक कह रही हूँ। अब वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते और इसकी वजह भी मैं खुद ही हूँ। मैं इन्हें अपने भाई का कातिल समझती रही और इन्हें न जाने किया कहती रही। अब वो बात बात पे खुद को कातिल कातिल कहकर मुझे जलाते रहते हैं। इसने दुखी लहजे में कहा। चाहत, जो भी हुआ वो सब होना किस्मत में लिखा था, लेकिन अब यही तुम्हारा घर है और तुमने इधर ही रहना है। और अगर जीटसा ने पहल नहीं की तो तुम कर लो। इस बार पहल इन्हें मनाने में ये कौन सा बड़ी बात है? प्यार में झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं। सस्सी ने इसको रसान से समझाते हुए कहा। वो जानती थी कि चाहत ने जो देखा सुना वैसे ही किया। वो भी गलती पे नहीं थी, मगर इस रिश्ते को निभाना भी तो था और एक दोस्त होने के नाते इसका फ़र्ज़ बनता था चाहत को समझाना। ठीक है, अब जब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो फिर मैं क्यों करूं बात? इसने रूठेपन से कहा और उठकर जाने लगी, जब सस्सी ने इसको बाजू से पकड़कर पास बैठा लिया। चाहत, मेरी बात तो सुन लो। तुम यारम जीटसा को अपना शौहर मानती हो ना? वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने तुम्हें इस घर में इज्जत दिलवाई, तुम्हें बहू का मकाम दिलवाया, सबके सामने डटकर खड़े रहे। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कैसे तड़पते रहे। तुम्हारे बिना वो चाहते तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते थे, मगर इन्होंने तुम्हारे मिलने का इंतज़ार किया। वो अब भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो मान जाएंगे। इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वाकई सस्सी ठीक कह रही है, तुम मनाओ इन्हें। हादिया भी संजीदगी से गव्या हुई। तुम सच कह रही हो, वो मान जाएंगे। मगर कैसे? इसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैलें। मैं जो भी कह रही हूँ इसको समझो और सोचना ज़रूर कि अगर यारम जीटसा ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम इससे भी ज़्यादा गलत कर रही हो। वक़्त रहते ही इन्हें मना लो। तुम प्यार करती हो ना इनसे? वो मुझे अच्छे लगते और अब मुझे इनकी कमी बहुत महसूस होती ही है। इसलिए तो मुझे इनकी इग्नोरेंस नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही। और ऊपर से वो डॉक्टर ज़ारा जब से आए हैं सारा दिन चिपकी रहती हैं। इनसे न जाने कौन सी ऐसी बातें हैं जो ख़त्म नहीं हो रही, और वो भी मेरी तरफ देखते भी नहीं। और इनसे कैसे हंस हंस कर बातें करते हैं। वो जो 2-3 दिन से उदास थी, सस्सी और हादिया के गले लगकर रोने लगी। इन्होंने भी इसको रोने दिया ताकि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए।
चाहत हम तीनों ही बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले, लेकिन कभी कभार किसी एक को तो झुकना पड़ता है और प्यार में अना गुरूर काम बिगाड़ देती है। इन्होंने इसको खुद से अलग करके, इसके आंसू साफ करके इसको अच्छे से समझाया। तुम कोई अच्छा सा हरबा आजमाओ और मना लो अपने हस्बैंड को। आप बताएं ना, मुझे मैं कैसे मनाऊं इन्हें। वो इन दोनों की तरफ देखकर मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली, देखो सस्सी वैसे तो जीठानी सिखाती हैं, अपनी दीवारानियों को यहाँ उल्टा ही सिस्टम है। दीवारानियाँ सिखा रही हैं जीठानी साहिबा को। हादिया शरारत आमेज अंदाज में बोली, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मत कहा करें ये जीठानी विठानी, मुझे पसंद नहीं। चाहत मुना फुलाकर खफगी बहरी अंदाज में बोली, लो बहई हमें कौन सा गोल गप्पे चटखारे ले कर कहाने जैसा मज़ा आता है तुम्हें जीठानी बोलकर। चाहत ने ना समझी से उसे देखा। हादिया का मजाक ज़रा भी इसके पल्ले नहीं पड़ा। सस्सी भी हंसी, हम में रिश्ता ही नहीं दीवारानी जीठानी वाला, हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगी। हादिया ने कहा। बिल्कुल, सस्सी ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। अच्छा चले मशवरा दें किया करूं, तुम ना अच्छा सा ड्रेस पहन कर इन्हें चौंका दो, अच्छा तैयार शयार हो कुछ यूनिक स्टाइल में कि जीट सा फड़क जाएं। वो हंसते हुए बोली, हैं ये फड़क जाना किया होता है? चाहत ने सवालिया लहजे में पूछा। मेरी मासूम सी सहेली यानी कि तुम्हें देखकर ही वो खुद पे काबू ना रख सकें। इसने मुस्करा कर आंखें साफ की। वो आज इतने दिन बाद दिल से मुस्कुराई थी। फिर उठकर चाहत के कमरे में आ गए। मैं किया पहनो, मेरे पास कुछ भी ढंग का पहनने को नहीं है। वार्डरोब खोले वो एक के बाद एक कपड़ा रद्द करती बेड पर उछाल रही थी। थोड़ी देर बाद पूरी वार्डरोब खाली हो गई, लेकिन उसे एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया जो वो शाम को इसको मनाने के लिए पहन सके। किया तुम्हारी पूरी वार्डरोब कपड़ों से भरी पड़ी है और फिर भी तुम कह रही हो कि कुछ भी पहनने को नहीं है तुम्हारे पास। हादिया ने हैरानी से बेड के कोने पर आकर टिक गई और एक एक कपड़े को बगड़ देख रही थी। किया पहनों में तुम ही कुछ बताओ सस्सी। वो थककर बेड पर इन दोनों के साथ आ बैठी। इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम पर तो सब कुछ सूट करता है, कुछ भी पहन लो। ऐसा करो साड़ी पहन लो, ज़रा आहम आहम उस किस्म की। हादिया शरारत अंदाज से गला खंगारते हुए बोली, अब ये उस किस्म कौन सी है? चाहत ने माथे पर बल डाले कहा, इधर आओ। हादिया ने इसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी नुमा आवाज़ में कुछ कहा तो चाहत का चेहरा सुर्खी माइल दिखाई देने लगा। हादिया तुम भी ना, मुझे नहीं पहननी आती साड़ी, कुछ और बताओ ना। चाह ऐसा करो, अच्छा सा फराक पहन लो। सस्सी ने उसे डिसेंट सा मशवरा दिया। लो इस पे ना जाना, भला रोमांटिक नाइट पे फराक कौन पहनता है? तुम मेरी बात मानो, ऐसा करो अच्छा सा सिल्क का नाइट गाउन पहन लो। हादिया ने इसका रुख अपनी तरफ फेरकर मशवरा दिया। चाहत तुम ऐसा करो शार्ट सी नाइटी पहन लो। सस्सी ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में कहा, उए हुए तजर्बा बोल रहा है। हादिया ने सस्सी को छेड़ा। हादिया सस्सी ने हादिया को तंद निगाहों से घूरा तो तीनों हंसने लगें। और हाँ, रूम को भी ज़रा रोमांटिक सा बना लेना। वो कैसे? चाहत फिर से बौखलाई नए आर्डर पे। लो भला सारा कुछ हम ही बताएंगे, थोड़ा सा अपने इस नन्हे से दिमाग को भी काम में ले आओ शाबाश। और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, ये ना हो डॉक्टर ज़ारा उड़ा कर ले जाए जीटसा को। हादिया ने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया ताकि वो अपने मकसद से पीछे ना हटे। सस्सी और हादिया बाहर निकल गईं और जरिश बलूह के कमरे की तरफ बढ़ गईं। वैसे ये दोनों बहनें मुझे भी एक आंख नहीं भातीं। सस्सी ने भी तन्हाई में हादिया से जले दिल के फफूले फोड़े। और तो आग यहाँ भी बराबर लगी हुई है। हादिया जो राहदारी से गुजर रही थी, सस्सी के शाने से शाना मारते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं नहीं बोलती तुमसे बजाय कि मेरा दुख समझो तुम। वो मसनूई खफगी से चेहरा फेर गई। अच्छा रुख ना, मुझे बात तो बताओ क्या हुआ? वो दोनों रास्ते में ही खड़ी हुई थीं। वो सारा फजूल मक्खी की तरफ मेरे शहजादे के गिर्द भनभनाती रहती है। वो जलकर बोली, तो तुम उसे चाय में से मक्खी की तरफ निकाल कर मसलते हुए बाहर फेंक दो। वो कैसे? सस्सी ने अब्रो उचका कर पूछा। अफ अल्लाह किया, सबको मशवरे देने के लिए मैं ही रह गई, क्यों बनाया मुझे इतनी सयानी? वो आसमान की तरफ चेहरा किए दुहाई देने के अंदाज में बोली तो सस्सी ने एक ज़ोरदार धमोका इसकी शाने पे जड़ दिया। आओ पहले मासा से मिल लें, फिर बात करते हैं। दोनों इनके कमरे में दाखिल हो गईं और आपस में बातें करने लगें। सर्दियों के मौसम में धूप एक नेमत से कम नहीं होती।
आज सूरज इस ठंडे मौसम में पूरे आब व ताप से चमक रहा था और अपनी सुनहरी रोशनी चारों अतराफ फैलाए हुए था। सस्सी का संगतरे कहाने का मन था। अमीना आतिश बलूच से छुपकर इसके लिए संगतरे लेने के लिए हवेली से शाजिया के साथ बाहर निकली थी। वो वापस आ रही थी कि उसे कोई शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ज्यों वो चलते हुए इसके करीब आ रहा था, शनासाई से अगले ही पल इसकी आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपनी बसारत पे यकीन करना दुभर हुआ। ये बंदा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है ना। अमीना बीबी शाजिया की आवाज़ पर वो चौंक कर अपने हैरत के समुंदर से बाहर निकली। फिर आंखें पटपटा कर दोबारा इस शख्स को देखा जो यकीनन आदम ही था। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख वो धीरे से शाजिया के पीछे हो गई। इस्लामु अलैकुम। इनके ऐन सामने आकर इसने नरमी से सलाम किया। आप यहाँ किया कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम साएं। जवाब अमीना की बजाय शाजिया ने दिया। आप ये पूछने वाले कौन होते हैं? अमीना बेमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। ये कैसा जवाब है? अमीना के घबराए हुए अंदाज से वो हंस उठाते हुए अपने लबों पे उमद आने वाली मुस्कुराहट को पीछे धकेल कर बज़ाहिर संजीदा अंदाज में बोला, हाँ याद आया, ये वो चाहत बीबी के भाई हैं। शाजिया याद आने पे बोलें, जी वही हूँ। वो ठहरे हुए अंदाज में बोला, साएं हम बस हवेली वापस ही जा रहे थे। शाजिया उसे पहचान कर मुअद्दब अंदाज में बोली, जी मैं दरअसल इनसे कुछ बात करनी है। किस खुशी में? अमीना ने चौंक कर पूछा। आप ये ले जाइए, हम आते हैं। इसने महारत से बात बनाई थी और अमीना के हाथ से संगतरे लेकर शाजिया को पकड़ाए। जी ठीक है। शाजिया हवेली वाले रास्ते पे आगे बढ़ गई। आपको क्या बात करनी है मुझसे? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर भी आप बार बार मेरा रास्ता क्यों रोकते हैं? इतनी देर से चुप साधे हुए बालाखिर वो सर्द मेहरी से तंग कर बोली, क्योंकि मैं आपसे ऐसा ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ जो मेरे अलावा आपका किसी और के साथ ना हो, और ना ही मैं कभी होने दूंगा। अंदाज सख्त था। क्या मतलब है आपकी बात का? वो तल्ख अंदाज में बोली, मतलब तो बहुत साफ है, अगर आप समझना चाहें तो। आदम की नज़रें हनोज इसके चेहरे पे टिकी थीं। आपको अभी तक समझ नहीं आई? वो अब्रो उचका कर सिपाट अंदाज में बोला, नहीं। इसके यक लफ्ज़ी जवाब पर इसने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। समझ तो वो बखूबी चुकी थी, मगर इसकी ज़बान से सुनना चाहती थी। वो खुशफहमी के समुंदर में डूबने से पहले की एहतियात कर रही थी। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं तुमसे शादी करना चाहता। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े बड़े आराम से बोला। किसके कहने पर? वो अब भी हैरान थी। अपने दिल के कहने पर। वो इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पे रखते हुए जज्ब से बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बेहूदगी करने की? गुस्से से इसका चेहरा लहू छलकाने लगा। वो अपना हाथ खींचकर तेज़ आवाज़ में बोली, हिम्मत तो मेरी बहुत कुछ करने की है। मिसेस टू भी कहो तो अमली थबूत दूँ। इसकी तरफ देखता मानी खीजी से बोला तो कुछ देर वो हुनकों की तरफ उसे देखती रही। फिर मतलब समझाने पर नज़रें झुकाकर रुख फेर गई। आदम ने मुस्कराकर इसकी तरफ देखा, फिर 2 कदम बढ़ा। आइए साथ मिलकर कर वापसी का सफ़र तय करते हैं। एक नई मंजिल पर पहुंचने के लिए वो फंसू खेज आवाज़ में बोला। अमीना सर झुकाए सोचों में गुम इसके साथ साथ कदम उठाने लगी। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। इसने कहाना भी बड़ी बेदिली से कहाया था। यारम आज खिलाफी मामूल 3 पीस सूट पहने टाई लगाए, फुल सूटेड बूटेड होकर सारा डॉक्टर ज़ारा वहाज के साथ न जाने कहाँ चला गया था। आतिश भी इनके साथ था। वहाँ सस्सी जले पैर के बिल्ली की मानंद सारे घर में घूम रही थी। यहाँ चाहत कब से बराक को सुला चुकी थी। सस्सी बराक को अपने कमरे में ले गई थी, चाहत के ख्याल से कि आज वो आराम से अपने शौहर से सुलह कर ले, वो बराक का ख्याल रख लेगी। चाहत बराक को देना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे खुद भी बराक के बगैर नींद नहीं आती थी, मगर आज के लिए इसने दिल पे पत्थर रख कर ऐसा कर लिया। उसे रह रह कर सुबह का वो मंज़र याद आ रहा था, जब नाश्ते के दौरान डॉक्टर ज़ारा और यारम दोनों ने हाथों में मोबाइल पकड़ा हुआ था और इसने ही शायद यारम को कोई मैसेज सेंड किया था, जिसे पढ़ पढ़ कर यारम हंस रहा था और चाहत दूर खड़ी ये नज़ारा देखकर खाकिस्तर हुई जा रही थी। जब यारम ड्रेसिंग रूम में चेंज करने गया तो चाहत ने यारम का मोबाइल उठा कर इसमें से मैसेजेस खोले। एक चीज़ इसके लिए फ़ायदा मंद था
कि इसके मोबाइल पे लाख नहीं लगा होता था। सुनो, ये चंद लम्हे हैं, मोहब्बत से बसर कर लो, ऐन मुमकिन है। हवा के दोष पे एक दिन तुम्हें ये पैगाम आए, वो जिनकी जान थे ना, तुम वो जान से हार बैठे हैं। वो लफ्ज़ अभी तक इसकी आंखों के सामने चल रहे थे। उसे शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर ज़ारा की शायरी भेजने पे इसने यारम के बाहर निकलने से पहले मोबाइल वापस रख दिया था और खुद कमरे से बाहर निकल गई। आज इसने अहद किया था कि वो आज किसी भी तरह यारम की नाराज़गी दूर करके ही रहेगी। इसीलिए वो आज पूरी तरह से तैयार थी। इसने एक तफसीली जांचती हुई निगाह खुद पे ड्रीसर के शीशे में डाली, फिर मुतमईन होकर रूम को देखा। तभी बाहर से जीप रुकने की आवाज़ आई। चाहत कमरे की खिड़की तरफ गई। इसने देखा यारम बलूह जीप से बाहर निकलकर डॉक्टर ज़ारा से मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहा था, जबकि आतिश जीप खड़ी किए अंदर की तरफ बढ़ गया। यारम के साथ साथ सब अंदर आए। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला तो चाहत के बदन में पहरीरी सी दौड़ गई, जबकि अंदर दाखिल होते हुए यारम बलूह की सांसें महकते हुए गुलाबों की महसूर कुन महक से मुअत्तर हो गईं। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।